गुरुदेव, चेतन और अवचेतन मस्तिष्क के संबंध में हमारे विद्यार्थियों को आप कुछ बताएं और क्या इनका विकास कर हम अपने जीवन को सुंदर, सफल और सुफल कर सकते हैं। सबसे पहले तो यह समझ लें, अवचेतन मतलब सब कॉन्शियस। एक हमारा कॉन्शियस माइंड है जो हमने शिक्षा दीक्षा के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, भाषा के द्वारा बोलकर, पढ़कर, लिखकर, सुनकर सीखा हुआ है। जो हमने लर्न किया है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। इसके नीचे सब कॉन्शियस, जैसे सब वे होता है ना, सड़क के नीचे से सड़क, ऐसा हमारा एक छुपा हुआ मन है जिसको हम अवचेतन मन या सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। यह प्रकृति प्रदत्त है और इसमें हमारी पुरानी मेमोरीज, स्मृतियां, संस्कार, जो हमने सबक सीखे हैं दुनिया की घटनाओं को देख देख के, वो इकट्ठे होते जाते हैं। इसमें पिछले जन्मों की स्मृतियां भी मौजूद होती हैं। चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत को सब जानते हैं कि हम धीरे धीरे करोड़ों साल में मछली से होते होते बंदर, वनमानुष और आखिर इंसान बने। वो सारा विकास क्रम वो हमारे ब्रेन में अभी भी मौजूद है। उन सारी स्थितियों से हम गुजरे हैं और वहां हमने जो जो कंडीशनिंग और इम्पैक्ट्स हमारे मन पे पड़े वो हमारे भीतर मौजूद हैं। वो हमारे अवचेतन है। और वैज्ञानिक गणना के अनुसार हमारा कॉन्शियस माइंड, चेतन मन केवल 12% है और सब कॉन्शियस माइंड 88%। तो लगभग 8 गुना बढ़ा। निश्चित रूप से इसकी शक्ति भी 8-9 गुनी बढ़ी है। उदाहरण के लिए, क्रोध हमारे अवचेतन मन में है। चेतन मन में हमने शिक्षा पाई है कि क्रोध करना बुरा है, नहीं करना चाहिए। हम बिल्कुल लॉजिकली सहमत हैं कि क्रोध करना बुरा है। हमारे जीवन के घटनाओं से भी हम जानते हैं कि जब जब हमने क्रोध किया, हम स्वयं भी बेचैन और परेशान हुए, दूसरों को हमने परेशान किया, उसके कोई अच्छे परिणाम नहीं आए। ये सब चेतन मन में है। लेकिन जब सिचुएशन आती है तो हम अचानक भड़क उठते हैं, विस्फोट हो जाता है भीतर गुस्से का और हम आग बबूला हो जाते हैं। हमारा चेतन मन केवल 12% है और जब जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा चेतन और अवचेतन का, जीतेगा हमेशा अवचेतन, क्योंकि वो इससे 8-9 गुना ज्यादा बड़ा है, बहुत शक्तिशाली है। एक डॉक्टर है, वो भली भांति जानता है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। दिन भर अपनी क्लिनिक में बैठ कर मरीजों को बताता है वो कि ये तेल नहीं खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, नमक नहीं खाना चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, शराब नहीं पीना चाहिए, लिवर खराब हो जाएगा, और सिगरेट नहीं पीना चाहिए। और यही डॉक्टर साहब आपको रात को किसी पार्टी में जाके देखिए, शादी में, वो शराब भी पी रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, और जो जो चीजें उन्होंने मना की थी मरीजों को वो सब खुद खा रहे हैं। दूसरों से कह रहे थे कि नॉर्मल ऊंचाई के अनुसार वेट होना चाहिए और इनका खुद का वेट उससे डबल है। क्या हुआ? जब भोजन की थाली सामने आती है तब डॉक्टर साहब की मेडिकल एजुकेशन काम नहीं आती। तब अवचेतन मन, स्वाद लोलुपता, वो सामने आती है। वो क्लिनिक में ज्ञान की बातें करते हैं जो किताब में लिखी हैं, लेकिन जब स्वयं खाना खाते हैं सब भूल भाल जाते हैं। जब शराब का दौर चलता है मित्रों के बीच में, भूल जाते हैं, वो ज्ञान काम नहीं आता, अवचेतन मन हावी हो जाता है। तो सबसे पहले तो इस बात को समझ लो कि हमारा अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है। इसको स्वीकार करने के बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप उठा सकते हैं। अगर कुछ परिवर्तन करना है तो वहां करना होगा। ऊपर ऊपर की शिक्षा दीक्षा, ऊपर ऊपर का थोपा गया अनुशासन, डिसिप्लिन, ये सब बस ऊपर ही ऊपर है। जिसको हम सभ्यता कहते हैं ना, सभ्यता का मतलब होता है सभा में बैठने की योग्यता। 4 लोगों के बीच में उठने बैठने लायक हो गए हैं। एक प्रकार का पाखंडी आचरण हमने सीख लिया है, समाज स्वीकृत व्यवहार करते हैं हम। हमारा भीतर बदला नहीं है। ये भीतर 2 तरीकों से बदल सकता है। या तो हम मेडिटेशन में जाएं। मेडिटेशन का मतलब है सुपर कॉन्शियसनेस। जितने चैतन्य हम हैं उससे बहुत ज्यादा चैतन्य होने की साधना करें। कॉन्शियसनेस की ग्रोथ, हम सुपर कॉन्शियसनेस में पहुंच जाएं। हमारी कॉन्शियसनेस इतनी बड़ी हो जाए कि अवचेतन उसके सामने फीका पड़ जाए, कमजोर हो, तब हमेशा हमारा कॉन्शियस माइंड जीतेगा। उसको कॉन्शियस भी नहीं, सुपर कॉन्शियस ही कहना चाहिए। तो एक उपाय है ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा।
दूसरा उपाय है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाके हम परिवर्तन कर सकते हैं। वहां जो लिखा हुआ है उसमें हेर फेर हो सकता है, कम से कम इतना तो हो सकता है कि हम ओवर राइट कर सकते हैं। अगर उसको मिटा ना सकें कोई बात नहीं, हम ओवर राइट कर सकते हैं, उससे और बड़ी लकीर हम खींच सकते हैं जितनी वहां खींची हुई है। मिटाना संभव नहीं है, याद रखिएगा। जो घटनाएं घट चुकी हैं, उनकी जो इम्पैक्ट पड़ने थे वो पड़ चुके हैं, उसको नष्ट तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम उससे ज्यादा बड़ा एक इम्पैक्ट और डाल सकते हैं। इसकी विधि को बोलते हैं सेल्फ हिप्नोसिस। मैं सेल्फ हिप्नोसिस पे जोर देता हूं दूसरे के द्वारा कराई गई हिप्नोसिस से बचने के लिए, ताकि हम दूसरे के अधीन ना हो, परतंत्र ना हो। हाँ, दूसरे का हम उपयोग कर सकते हैं स्टार्टिंग में थोड़ी सी सहयोग सीखने के लिए कि सेल्फ हिप्नोसिस क्या है, फिर फाइनली हमें स्वयं ही अपने ऊपर करना चाहिए ताकि हम उसमें पूर्ण रूप स्वतंत्र रह सकें, कोई अन्य व्यक्ति हमको मैनिपुलेट ना कर सके। तो हम अपने भीतर नए संस्कार डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लो एक व्यक्ति, उसको अंधेरे में डर लगता है, वो रात को भी बिजली जला के सोता है। और अंधेरे से डरना सिखाया गया है, जरूरी था, बचपन में रोका गया है बच्चे को अंधेरे में मत जाना। काल्पनिक कहानियां कही गई कि वहां राक्षस है, कि भूत प्रेत रहते हैं, कि बाबा पकड़ के ले जाएगा, ये हो जाएगा, सांप बिच्छू है, वहां नहीं जाना। बच्चा डरने लगा, नहीं जाता। फिर वो बड़ा हो गया, अभी भी नहीं जाता। अब ये जो डर जरूरत से ज्यादा भीतर बैठ गया, एक सीमा तक उपयोगी था, एक सीमा के बाद यह जीवन रक्षक ना होकर जीवन भक्षक हो गया। छोटी छोटी बातों में डर लगता है। एक महिला को मैं जानता हूं, उनको एरोप्लेन में बैठने से डर लगता है। टिकट बुक करवा लेती हैं जिस दिन भी वो यात्रा की, उस दिन के बाद उनकी नींद उड़ जाती है। जाना 15 दिन बाद, 1 महीने बाद जाना, अब 1 महीने बाद, 1 महीने वो सो नहीं सकती, रात भर डर लगा रहता है कि प्लेन में बैठेंगे, गिर जाएंगे तो क्या होगा। अब ये अनावश्यक भय, ये तो बड़ी मुसीबत का हो गया। एक लिमिट तक जरूरी था, लेकिन इस भय को मिटाया जा सकता है कैसे? अवचेतन मन की जो स्वप्नदर्शी शक्ति है, कल्पना करने की शक्ति है, उसका उपयोग करके हम कल्पना करें। उदाहरण के लिए अंधेरे से डर लगता है, कोई बात नहीं, आप आराम से बैठ जाएं, शरीर को शिथिल कर लें। सेल्फ हिप्नोसिस की प्रक्रिया के द्वारा सजेशन दें अपने आप को रिलैक्स होने का। जब पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं, अपने मन को भी एक ऐसी अवस्था में ले जाएं जहां वो एक हिप्नोटिक ट्रांस स्टेट में पहुंच जाए, ना पूरा जागा हुआ ना पूरा सोया हुआ अवस्था में। अब आपका अवचेतन मन आपकी बात सुनेगा। अब वहां पर विजुअलाइज करें कि हल्का सा अंधेरा है, पूरा अंधेरा नहीं, शाम का वक्त है और आप एक जगह जा रहे हैं। आपको भली भांति पता है यह आपके ही द्वारा सुझाव दिया गया एक स्वप्न है। आप खुद ही भीतर भीतर देख रहे हैं जानबूझकर, कोई रियल अंधेरा नहीं है। आपको भली भांति पता है दिन दहाड़े अपने कमरे में बैठे हुए हैं, तो डर नहीं लगेगा। तो एक 5-7 दिन इसको किया। अब नेक्स्ट की रात हो गई है, कल्पना करें पूरा अंधेरा है, आपके हाथ में टॉर्च है और आप बड़े मजे से जा रहे हैं। चलो और कल्पना कर लो कि साथ में 1-2 मित्र भी हैं, और डर कम हो जाएगा। 10-15 दिन यह कल्पना रोज 20-20 मिनट अगर की जाए, इसके बाद अब आप अकेले का करिए। आप अकेले ही जा रहे हैं और अब टार्च को भी छोड़ दीजिए। सपने नहीं, कल्पना में आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि आपने टार्च भी रख दिया, वो आपको डर नहीं लगता। और इतना अंधेरा कभी नहीं होता कि दिखाई ना दे, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, आप मजे से चल रहे हैं। 1 महीना इसकी प्रैक्टिस करने के बाद अब आप रियलिटी में इसका प्रयोग कीजिए। शाम के समय फिर थोड़े और अंधेरे में, फिर थोड़े और अंधेरे में, टार्च सहित मित्रों के संग, अब वास्तव में। और आप पाएंगे आपके अवचेतन मन में 3 महीने का सेल्फ हिप्नोसिस का प्रयोग करने से एक बड़ी लकीर खिंच गई। वो जो बचपन का भय बैठा था अंधेरे का, वो छोटा पड़ गया। ये जो निर्भयता की लकीर है, बहादुरी की लकीर, उससे बड़ी हो गई। अवचेतन मन को ये नहीं पता रियलिटी और ड्रीम में अंतर, वो तो उसको सच मान रहा है। अब एक नई हिप्नोसिस आपके अंदर बैठ गई कि आपको अंधेरे से डर नहीं लगता, और अब
प्रैक्टिकली आप इसको रियलिटी में कर सकते हैं और आप पाएंगे अंधेरे का भय मिट गया। ठीक इसी प्रकार अपने जीवन की जो भी हम वीक पॉइंट समझते हैं उनको हम टेक ओवर कर सकते हैं। तो सेल्फ हिप्नोसिस की प्रक्रिया, आत्मसम्मोहन की प्रक्रिया इसमें बहुत बहुत उपयोगी है और इसको सीखकर, थोड़ी सी टेक्निक है, कोई खास नहीं, कोई भी सीख के इसको कर सकता है और अपने अवचेतन मन को परिवर्तित कर सकता है, ऐसा बना सकता है जो उसको जीवन में न केवल सफलता बल्कि सुफलता की तरफ भी ले जाए। इसका हम सांसारिक लक्ष्यों को पाने में भी उपयोग कर सकते हैं और आध्यात्मिक लक्ष्य को हासिल करने में भी। ठीक है मंजूषा जी? इसका अर्थ हुआ कि जो कम उम्र में विद्यार्थी जीवन में यदि हम इस पे कार्य करें तो ये हमारे लिए ज्यादा आसान है बजाय कि एक उम्र के बाद हम अपने डरों को जीतें। निश्चित रूप से बचपन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आनंद जी ने कहा ना कि 3-4 साल की उम्र तो होते होते 70% हम सीख चुके होते हैं। 7 साल की उम्र में लगभग 90% हम सीख चुके होते हैं। बाद में जो हम सीखेंगे वो बहुत ऊपरी सतही उथला है, वो हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता। वो आपके ऑफिस में, आपके क्लिनिक में, आपके वर्क प्लेस में काम आता है बस। आपकी जिंदगी तो बचपन की वो धारणाएं, बचपन के संस्कार वो चलाते हैं। तो जितनी छोटी उम्र में हम पॉजिटिव कंडीशनिंग बच्चों के भीतर डाल सके उतना अच्छा। और इसलिए प्राइमरी स्कूल के शिक्षक जितना कंट्रीब्यूट करते हैं किसी बच्चे के जीवन में, शायद हाई स्कूल के शिक्षक और कॉलेज यूनिवर्सिटी के शिक्षक नहीं कर पाएंगे। और प्राइमरी स्कूल से भी ज्यादा माता पिता, भाई बहन, घर के बड़े बुजुर्ग, वे लोग जितना योगदान देते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में वह अतुलनीय है। क्योंकि उसी समय सब कुछ महत्वपूर्ण घटित हो रहा है उस बच्चे को, वो सीख रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। सिर्फ वही नहीं जो उसको कहा जा रहा है, वो देख रहा है, बहुत संवेदनशील है, चारों तरफ से वो ग्रहण कर रहा है कि क्या हो रहा है और उसका व्यक्तित्व निर्मित होता जा रहा है। तो बचपन बहुत ही महत्वपूर्ण है। काश हमारी शिक्षा प्रणाली इस बात पर जोर दे, प्राइमरी स्कूल के एजुकेशन पेरेंटिंग के बाद नंबर 2 पर आती है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण और समझदार शिक्षकों को देना चाहिए प्राइमरी स्कूल। ये बच्चे के जीवन की बुनियाद रख रहे हैं। बात की चीजें तो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, वो कोई भी रख लेगा। प्राइमरी स्कूल, केजी स्कूल बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसा आपने कहा कि हमारे अवचेतन मन का निर्माण काफी पहले हो चुका है और इसलिए वही ठीक समय है ठीक बीज बोने का। यदि उस समय गलत बीज बो दिए गए, समझो किसी का पिता बहुत डोमिनेटिंग और हर छोटी छोटी बात में डांटता डपटता है, अब उस बच्चे को बोलने में हकलाना शुरू हो गया। डर की वजह से वो पिताजी के सामने बोल नहीं पाता, वो हकलाने लगा। अब जिंदगी भर ये हकलाता रहेगा, अटक अटक के बोलेगा, चाहे उसके पिताजी समाप्ति भी हो जाए, दुनिया से विदा भी हो जाए। इसको तो अब याद भी नहीं कि शुरू कैसे हुआ था। जहां कहीं उसने किसी को देखा फादर फिगर के रूप में, बस वो हकलाना शुरू हो जाएगा। मुझे इस संदर्भ में याद आती है एक घटना ओशो के जीवन की। जब वो कॉलेज में हॉस्टल में रह रहे थे, उनका जो क्लासमेट था वो हकलाता था और विशेषकर शिक्षकों के सामने, और वो क्रिश्चियन था तो संडे को वो चर्च जाता था और संडे के दिन फिर बहुत हकलाता था। तो ओशो ने इस बात का निरीक्षण किया कि संडे को कुछ स्पेशल इसको हो जाता है, जब चर्च से लौटता है तो बहुत ही हकलाता है, अन्य दिन इतना नहीं हकलाता, दोस्तों के बीच में कम हकलाता है, दोस्तों के सामने या कोई बुजुर्ग व्यक्ति सफेद बाल वाला हो उसके सामने एकदम हकलाने लगता है, बोलते नहीं बनता। तब समझ में आया, एक दिन उसके पिताजी आए थे मिलने गांव से और उनका जो रोबीला व्यक्तित्व ओशो ने देखा और जिस प्रकार से वो डांटते डपटते थे, और तब समझ में आ गया कि पिताजी से डरता है और इसलिए पिता तुल्य कहीं कोई नजर आए, बुजुर्ग शिक्षक हो या कोई और हो, ये एकदम डर जाता है, सहम जाता है। और चूंकि चर्च में पादरी को फादर कहते हैं, बेचारा है नहीं फादर, वो तो अनमैरिड है, अगर फादर कहते हैं बस वो शब्द मात्र ही इसके लिए पर्याप्त है, वो डर जाता है। ओशो ने उससे कहा कि देखो ये है तुम्हारी
मानसिकता जो मैंने समझी है, और इसका एक हम छोटा सा उपाय करते हैं। तुम फादर शब्द से डरते हो, तुम फादर जैसे व्यक्ति से डरते हो, तो ऐसा करो, तुम मुझको फादर पुकारना शुरू करो। मुझसे तो तुम नहीं डरते, हम तो दोस्त हैं, सहपाठी हैं, मुझसे तो डरने का कोई सवाल नहीं। तो थोड़े दिन जरा तुम मुझे फादर कह कह के पुकारो, जैसे तुम अपने पिताजी को कहते हो, ठीक वही संबोधन मुझे करो, पिताजी कहो। वो हंसने लगा, उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। उसने कहा एक प्रयोग तो करो, क्योंकि तुम पिताजी शब्द से ही डरते हो। अब वो पादरी से तुम्हें क्या लेना देना, लेकिन फादर शब्द आता है वहां, तो तुम इस शब्द के साथ जो भय जुड़ गया है, हम इसको खत्म करना चाहते हैं। तो तुम मेरे संग अकेले में कमरे में, कोई सुनेगा नहीं, लेकिन तुम मुझसे पिताजी कह के मुझसे बात किया करे। उसने शुरू किया, तो जैसे वो पिताजी कहता था एकदम अटक जाता, गला सूख जाता, लेकिन 3-4 दिन में बात हल हो गई, क्योंकि पता है पिताजी तो नहीं है, ये तो हमारे दोस्त हैं और हमारे भले के लिए कर रहे हैं। एक 15 दिन के अंदर अंदर वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया। पिताजी कह के भी फर्राटे से बोलता जाता था जैसे बोलता था। ओशो का अब नेक्स्ट स्टेप, हॉस्टल के भीतर आज मैं सब विद्यार्थियों को बता दूंगा कि हम एक प्रयोग कर रहे हैं तुम्हारा हकलाना दूर करने के लिए, और सबके सामने भी तुम मुझको पिताजी कह के पुकारोगे। उसने कहा ये मत करी, सब लोग कितनी मजाक उड़ाएंगे। ओशो का नहीं, मैं पहले सबको कन्विंस कर लूंगा। उन्हें लंच के समय सबके साथ मिलजुल कर उनको पूरी बात बताई कि हमको इसके साथ ऐसा करना है, ताकि पिताजी शब्द से जो भय इसके मन में बैठ गया है ये निकले। तो हॉस्टल में सारे संगी साथी सहमत हो गए, सीनियर्स भी सहमत हो गए कि करने जैसा है, अगर तुमको लगता है इसका फायदा होगा तो, नहीं तो इस बेचारे के जीवन दूभर है। तो वो प्रयोग शुरू हो गया। हॉस्टल के भीतर भीतर उसने पिताजी कह के पुकारना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे वो डर खत्म हो गया। 1 महीने के बाद ओशो ने कहा कि अब पूरी यूनिवर्सिटी में सबको बता देंगे, और सबके सामने भी तुम मुझे पिताजी कह के पुकारोगे। अब तो वो भी राजी होगा, क्योंकि उसके भीतर से हिम्मत आ गई थी, उसको लग रहा था कि ये ट्रिक काम करेगी। तो महीना भर खुलेआम सबके सामने भी वो ओशो को पिताजी कह के बुलाता था, और भीतर का वो सारा भय समाप्त हो गया। फिर ओशो ने देखा कि अब टीचर्स के सामने भी इसने डरना बंद कर दिया। 2 महीने के अंदर अंदर चर्च से लौट के भी जब वो आता था तो बिल्कुल निष्कंप, मजे से, जैसा सहज स्वाभाविक रहता था वैसा रहता था। वो फादर से भी उसको डर लगना बंद हो गया, पादरी से। अब ओशो ने कहा कि चलो अब तुम्हारे पिताजी को फोन करो, आमने सामने तो तुम घबरा जाओगे, लेकिन फोन पे, और हम लोग भी खड़े होकर 4-6 लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, और हमको भरोसा है कि काफी कम हो जाएगा डर। 100% नहीं भी हो खत्म तो 50%, 75% कम हो जाएगा। तो उसने फोन किया पिताजी को। शुरू में तो उसके हाथ कांपे, लेकिन बात करते करते वो फुल कॉन्फिडेंस खूब अच्छे से बात किया। उसके पिताजी भी थोड़े चौंके, लड़के को आज क्या हो गया, हमेशा हकलाता था, अब हकला नहीं रहा। और तब ओशो ने कहा कि सफल हो गया तुम इसमें, अब तुम अपने घर जाओ और हफ्ता भर छुट्टी मना के आओ, पिताजी के संग रहो और तुम देखो, है ना। उसने कहा मुझे भी लग रहा है कि अब मैं आमने सामने भी नहीं घबराऊंगा, नहीं डरूंगा। वो गया, उसका हकलाना सदा सदा के लिए दूर हो गया। तो इस छोटी सी उदाहरण से आप समझिए किस प्रकार हमारे अवचेतन मन में बहुत बचपन में संस्कार पड़ जाते हैं, लेकिन उनको दूर किया जा सकता है। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कई महीनों में, कई सालों में पड़े हैं। तो उसके विपरीत एक नए संस्कार को धारण करना, अपने अवचेतन स्लेट पे एक नई चीज लिखना थोड़ा सा समय लेगा। तो धीरज रखना पड़ेगा। 3 महीने पर्याप्त समय है। अगर हम एक चीज को लेके चलें, एक टारगेट को लेके चलें, और 20 मिनट रोज सोने के पहले अपने अवचेतन मन में ट्रांस स्टेट में पहुंच के वो नया सुझाव अपने आप को दें, तो 3 महीने में पूरी संभावना है कि सफलता हासिल हो जाएगी। ठीक है जी।